नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी भी देश की सीमा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का मौलिक अंग होता है। ऐसे में वो सुरक्षा चाहे जल पे हो, थल पे हो या नभ पे हो। ये सुरक्षा इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि हम पड़ोसी मुल्कों से अपने देश को, अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उनके बेहतर भविष्य को बना सकें। ऐसे में हर देश अपने सीमा को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। हाल ही में भारत का पड़ोसी राष्ट्र, जिसके साथ हमारे संबंध काफी तनावपूर्ण रहते हैं, पाकिस्तान के द्वारा चीन से एक पनडुब्बी प्राप्त की गई है। अब ऐसे में इसको उसके राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ भारत के साथ एक प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखा जाता है। तो चीन द्वारा निर्मित इस पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान इस पनडुब्बी को प्राप्त करेगा। इसी पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी और उसकी हम तुलना करेंगे हमारे यहाँ की किस श्रेणी की पनडुब्बी के समतुल्य उसको कंपेयर किया जा रहा है। इस पूरे के पूरे चीज को हम समझेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। पाकिस्तान की हैंगर क्लास पनडुब्बी पर आज का संदर्भ हमारा केंद्रित है। बात करेंगे उन बिंदुओं की जिसके अंतर्गत हमारी चर्चा केंद्रित होगी। खबर के बाद चर्चा में क्यों है। हैंगर श्रेणी की बुनियादी जो विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे। जिस श्रेणी की इस पनडुब्बी को चीन द्वारा निर्माण किया गया है, जिसको पाकिस्तान को सौंपा जा रहा है, साथ ही भारत की जो कलवरी श्रेणी है, इस श्रेणी के पनडुब्बियों से इसको कंपेयर करने की बात हो रही है, तो उसको भी देखेंगे कि क्या हम उनसे किस मामले में बेहतर हैं, किस मामले में कमतर हैं, इसको हम देखेंगे। प्रोजेक्ट 75 की भी चर्चा इसमें लाजमी है क्योंकि जरूरी है। इसके संदर्भ में प्रोजेक्ट 75 आएगा, इसलिए उसको भी देख लेंगे और अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होती है कि कमेंट बॉक्स में इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर दें। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों लिहाज से यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें अब तक अगर नहीं किया तो। बात खबर की करेंगे। खबर द इंडियन एक्सप्रेस की है। क्या है खबर, देखते हैं। ऑल अबाउट पाकिस्तान न्यू हैंगोर क्लास सबमरीन बिल्ट बाय चाइना। तो पाकिस्तान की नई ये हैंगोर क्लास की जो सबमरीन है, जो पनडुब्बी है, जो चाइना द्वारा निर्माण जिसका किया गया है, इसकी लॉन्चिंग हुई है। इस वजह से ये चर्चा में है। तो चर्चा में क्यों है? इसकी लॉन्चिंग की वजह से चर्चा में है। 26 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। कहां लॉन्च किया गया है? तो वुहान शिपयार्ड में। शिपयार्ड क्या होता है? तो शिपयार्ड वो जगह होती है, शिपयार्ड कहते हैं इसको, इसके अलावा डॉक यार्ड कहते हैं इसको बोट यार्ड भी कहा जाता है। दरअसल वुहान चीन में वो जगह है जहां पर ये शिपयार्ड है। शिपयार्ड में ही हम इस प्रकार के जो जहाज होते हैं, इस प्रकार की जो पनडुब्बियां होती हैं, उसको बनाने का, उसको मरम्मत करने का काम किया जाता है। पारंपरिक पनडुब्बियों का वुहान शिपयार्ड में निर्माण होता है। सैन्य जहाजों का निर्माण होता है, क्रूज मिसाइलों का निर्माण किया जाता है, साथ ही भारी लैंडिंग जहाज भी यहां बनाए जाते हैं। तो इसी वुहान शिपयार्ड में 26 अप्रैल को चीन द्वारा जो निर्मित किया गया है यह पनडुब्बियों की जो है 8 पनडुब्बियों की यह श्रृंखला में पहली पनडुब्बी है जिसको लॉन्च किया गया है, जो हैंगुर श्रेणी की कही जा रही है। अब हैंगर श्रेणी या हैंगुर श्रेणी की ये जो पनडुब्बी है, 2028 तक इसको पाकिस्तान को कि जो नौसैन्य बेड़ा है पाकिस्तान का, उसमें सम्मिलित करने की बात इसमें है कि ये 2028 में पाकिस्तानी नौसैन्य जो बेड़ा है उसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है, ये चर्चा में है। अब आइए देखते हैं इसके जो हैंगर श्रेणी है या हैंगुर श्रेणी है, इसकी क्या बुनियादी विशेषताएं हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं। दरअसल जो पीएनएस हैंगर है, ये यहाँ का एक पहले की पनडुब्बी थी पाकिस्तान की। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत का जो भारतीय युद्धपोत था आईएनएस खुकरी, 1971 के इस युद्ध में इसी के द्वारा, पीएनएस हैंगर के द्वारा ही ये क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। ये डूब गया था गुजरात के तट पर। यह जो है आईएनएस खुकरी डूब गया, तो उसी की स्मृति में, उसी के नाम पर, पीएनएस हैंगर के नाम पर, चूंकि यह कारनामा पाकिस्तान की तरफ से पीएनएस हैंगर द्वारा किया गया, तो उसी के नाम पर इसको हैंगर श्रेणी का नाम दिया गया है। हैंगर श्रेणी के अंतर्गत इस पनडुब्बी का नाम दिया गया है, जो कि चाइना द्वारा निर्मित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये पाकिस्तान प्राप्त करेगा। देखिए, चीनी टाइप 039A युआन क्लास, ये वो क्लास है, ये वो वर्ग है जिस पर जो चाइना ने इस पनडुब्बी का निर्माण किया है। और ये चाइना का निर्यात संस्करण है, अर्थात जो एक्सपोर्ट करता है इस वर्ग की पनडुब्बी को, उसी टाइप पर इसका विकास हुआ, इस पनडुब्बी को बनाया गया है। क्या है ये? तो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। अब देखिए, जो सबमरीन होती है वो परमाणु संचालित श्रेणी भी एक होती है, जिसमें भारत की अगर बात करें तो चक्र और अरिहंत ये परमाणु संचालित श्रेणी है। वैसे ही एक डीजल इलेक्ट्रिक श्रेणी भी होती है। भारत में अगर डीजल इलेक्ट्रिक श्रेणी की बात की जाए
तो कलवारी है, शिशुमार है, सिंधु घोष है, ये सब क्या है? ये डीजल इलेक्ट्रिक श्रेणी है। तो दरअसल डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन की श्रेणी में ये आती है। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो दरअसल कोई भी पनडुब्बी जो होती है, पनडुब्बी की आकृति ऐसे मान लीजिए आप, ये पनडुब्बी होती है, इसमें पीछे एक छोटा सा पंखे नुमा संरचना लगी होती है। इसी पंखे नुमा जो संरचना होती है, जिसको हम प्रोपेलर कहते हैं, ये प्रोपेलर जब घूमता है तो पनडुब्बी क्या करती है, वो समुद्र के अंदर गतिमान होती है, समुद्र के अंदर गति करती है। और इसको घुमाने के लिए क्या होता है, इसके अंदर एक इंजन लगा दिया जाता है, यही इंजन इसको चलाएगा, ये घूमेगी तो ये गतिमान होगी। अब ऐसे में शुरुआत में ये हुआ कि इसमें डीजल इंजन लगाया गया, क्योंकि डीजल इंजन की पावर ज्यादा होती है पेट्रोल के तुलना में। तो यहां पर जब डीजल इंजन लगाया गया तो ये समुद्र के अंदर जाएगी तो, लेकिन काम कैसे करेगी? जो डीजल से निकलने वाला धुआं है या जो डीजल को जलने के लिए जरूरत जिस ऑक्सीजन की होगी वो उपलब्ध कैसे होगा? तो इस लिहाज से इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत आई। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए यहां पर एक हाइब्रिड तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, और उस तकनीकी के अंतर्गत डीजल इंजन के साथ साथ अब बार बार उसको क्या होगा, धुआं को निकालने के लिए या ऑक्सीजन को लेने के लिए समुद्री सतह पर आना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि जो ये पनडुब्बियां हैं ये समुद्र के सतह पर ऐसे दिखाई देंगी, तो ऐसे अगर दिखाई देंगी तब डीजल इंजन चलेगा और तब धुआं निकलेगा या उससे जो भी बिजली है वो जनरेट होगी, तब वो फिर अपना काम कर पाएगा। तो ऐसे में क्या है कि जब ये ऊपर ही आ जाएंगी तो जहाज में और इनके में अंतर क्या रह जाएगा, क्योंकि पनडुब्बी की उपयोगिता समुद्र के अंदर रहने में है, ऊपर रहने में नहीं है। अगर ऊपर ही रहना होता है तो लोग जहाजों का निर्माण करते, पनडुब्बियों का निर्माण नहीं होता। तो ऐसे में एक हाइब्रिड तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। हाइब्रिड तकनीकी में क्या हुआ कि इसमें बैटरी और डीजल इंजन दोनों को लगा दिया गया। इसमें क्या किया गया, डीजल इंजन तो है ही, साथ में इसके निचले हिस्से में यहां से यहां तक बड़े हिस्से में बैटरी लगा दी गई, सेल लगा दी गई। अब क्या होता था कि ये जब ऊपर आएगी, ये जब पनडुब्बी ऊपर सतह पर आएगी तो यहां पर डीजल इंजन चलेगा, और जब डीजल इंजन चलेगा तो उसी दौरान ये बैटरी पूरी की पूरी रिचार्ज हो जाएगी, पूरी की पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। और चार्ज होने के बाद ये फिर नीचे चली जाएगी, और नीचे जाने के बाद जो है बैटरी काम करने लगेगी, साइलेंट मोड में ये पनडुब्बी चलने लगेगी। इसके बाद फिर ये तकरीबन 2 दिन तक समुद्र के अंदर अपना काम करेगी, ये पूरी की पूरी सबमरीन पनडुब्बी। फिर इसको लेकिन 2 दिन बाद ऊपर आना पड़ेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए, तब वहां पे फिर से डीजल इंजन चलेगा। लेकिन ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में ये पनडुब्बी अगर ऊपर आएगी तो ऊपर जो विभिन्न देशों के सैटेलाइट्स लगे हुए हैं उसके द्वारा इसको ट्रेस कर लिया जाएगा, और सैटेलाइट के द्वारा ट्रेस करने के कंडीशन में फिर तुरंत शत्रु की नजर में आप आएंगे, जो भी आपका शत्रु होगा उसकी नजर में आप आ जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। ऐसी दशा में एक नई तकनीक इजाद की गई। उसके लिए फिर क्या किया गया, स्नॉर्कलिंग तकनीक इसको कहते हैं। उसमें एक पाइप जैसी संरचना लगा दी जाती है, जिसमें कि जो भी आपको ऑक्सीजन को निकालना है या ऊपर से आपको और भी जो चीजें लेनी है, ऑक्सीजन लेना है या धुआं निकालना है, इसके लिए समुद्री सतह के ऊपर एक पाइप सदृश रचना ऐसे सिर्फ बाहर दिखाई देती थी। इससे जरूरी ऑक्सीजन ले लिया जाता था या जो भी प्रदूषण था उसको बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन भविष्य में स्नॉर्कलिंग तकनीकी भी फेल हो गई, क्योंकि स्नॉर्कलिंग तकनीकी को भी सैटेलाइट के माध्यम से कैप्चर किया जाने लगा, इसको भी पकड़ा जा सकता है। इसलिए फिर एक और नई तकनीकी इजाद की गई जिसको कहा जाता है एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम, अर्थात AIP। AIP तकनीक जो होती है वो एडवांस तकनीकी है। इस तकनीकी के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें समुद्र के अंदर ही, इसके अंदर ही इस टेक्निक के आधार पर एक मशीन लगी होती है जो कि समुद्र के अंदर से ही जो O2 होता है और H2 होता है, इसके सहायता से बिजली बना लेती है और अंदर ही बैटरी को चार्ज कर लेगी। इस लिहाज से जो सबमरीन है, जो पनडुब्बी है, उसको ऊपर आने की आवश्यकता 15-15 दिनों तक नहीं पड़ती है। तो ये तकनीकी जो है AIP तकनीकी, बेसिकली यहां आप देखेंगे कि यहां पर AIP तकनीकी का इस्तेमाल भी किया गया है। बात हो रही थी कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, तो डीजल इलेक्ट्रिक में डीजल भी होगा, इलेक्ट्रिक भी होगा, और साथ ही साथ अगर AIP टेक्निक से भी लैस है तो उस पनडुब्बी को हम एडवांस तकनीकी कहेंगे। भारत में अगर बात करें तो जो फ्यूल सेल AIP तकनीकी है, ये AIP टेक्निक के अंदर ही एक और अच्छी तकनीक मानी जाती है, उसका इस्तेमाल उस पर काम चल रहा है। तो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन ये है, इस तकनीकी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या होता है, स्नॉर्कलिंग के दौरान शक्ति प्रदान करता है, और इसमें 4 डीजल इंजन लगाए गए हैं इस पूरी की पूरी पनडुब्बी में। जब बैटरी जहाज को पानी में डूबे रहता है तो उस दौरान बैटरी को चार्ज करने का काम ये टेक्निक कर देती है। तो AIP सिस्टम भी इसमें लगा है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन भी इसमें
लगाया गया है। इस लिहाज से अगर देखें तो ये उस दृष्टिकोण से भी बेहतर है। साथ ही इसमें 6 21 इंच के टारपीडो ट्यूब लगाए गए हैं। टारपीडो ट्यूब क्या होता है? तो देखिए, टारपीडो होता है कि समुद्र के अंदर जो मिसाइलें चलती हैं उनको टारपीडो कहते हैं, और इनको टारपीडो ट्यूब के माध्यम से ही लॉन्च किया जाता है। आप देख सकते हैं ये टारपीडो ट्यूब है। तो इसमें टारपीडो ट्यूब जो है वो 6 लगाए गए हैं, लेकिन एक साथ जो टारपीडो लॉन्च किए जाएंगे वो 4 किए जा सकते हैं। 2 सुरक्षा कारणों से खाली रखा जाता है। एंटीशिप क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता से भी ये लैस है। बाबर जैसी मिसाइलों को भी इसकी सहायता से लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक बताई जाती है। तो ये सुविधाएं इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, भारत की कलवरी श्रेणी से इसकी तुलना हो रही है। भारत की अगर कलवरी श्रेणी की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में जो 6 कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उनका संचालन हो रहा है, और आप देखें कि 2030 के दशक की शुरुआत तक 3 और इसमें ऐड होने की बात हो रही है। अब देखिए, आकार के लिहाज से अगर दोनों की तुलना की जाए तो भारत में जो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है वो भी इसी सेगमेंट की है। उसके आकार और इसके आकार की जब तुलना करेंगे तो हैंगओवर वर्ग की जो कलवरी श्रेणी से काफी बड़ी है। वो दिखाई देगा कि ये जो पाकिस्तान अभी प्राप्त करेगा चाइना द्वारा निर्मित जो हैंगओवर श्रेणी की पनडुब्बियां हैं वो कलवरी श्रेणी से काफी बड़ी हैं। अब आपको लगेगा बड़ी है मतलब बेहतर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कलवरी श्रेणी की जो वजन की अगर बात करें तो 1775 टन है इसका वजन, 67.5 मीटर लंबा है। वहीं अगर हैंगओवर वर्ग की बात करें तो 2800 टन वजन है, लंबाई 76 मीटर है, 8.4 मीटर चौड़ाई है, और ड्राफ्ट अर्थात जल रेखा के अंदर रेखा के नीचे जहाज की जो गहराई है वो 6.2 मीटर है। तो देखिए, बहुत बड़ा होना युद्ध के लिहाज से बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। तो आप देखें, अगर तुलना करें यहाँ आकार की बात, तो कलवरी वर्ग जो है अधिक युद्धाभ्यास करने योग्य है। मतलब युद्ध का अभ्यास करने के लिए, युद्ध के लिहाज से अगर हम कहें तो कलवरी वर्ग की जो पनडुब्बी है वो ज्यादा परफेक्ट दिखाई देती है, क्योंकि अगर छोटी होगी तो उसका मूवमेंट इजी होगा, बेहतर होगा। साथ ही अगर गति की बात करें तो लगभग समान है, 20 नॉट की गति उसकी भी है, इसकी भी है। 37 किलोमीटर प्रति घंटा वो समुद्र के अंदर इसकी गति दोनों की ही है। दोनों ही डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन पर चलते हैं। दोनों की जो टेक्निक है चलने की वो सेम है। भारत द्वारा संचालित जो मॉडल बिल्ट है उसमें AIP की तकनीकी अभी नहीं है, हालांकि यह प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही वो इससे लैस हो जाएगी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कलवरी श्रेणी पिछड़ती हुई दिखाई देती है पानी के भीतर सहन शक्ति के मामले में, क्योंकि जहां पर AIP तकनीकी होगी वो बेहतर होगा। हालांकि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में स्वदेशी रूप से विकसित AIP प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। तो अगर उसमें ये प्रक्रिया पूर्ण होती है तो हमारी कलवरी श्रेणी भी कहीं भी इससे कमतर नहीं होगी, बल्कि बेहतर होगी। इसमें भी कलवरी श्रेणी में भी आप बात करें तो 6 21 इंच के जर्मन निर्मित टारपीडो लगाए गए हैं। अब देखिए, यहां पर जर्मन निर्मित जो टारपीडो लगाए गए हैं वो वहीं पर अगर उनके में देखें, हैंगओवर श्रेणी में देखें तो वहां पर चाइना के द्वारा लगाए गए हैं निर्मित। अब देखिए, दोनों में अंतर यह है क्योंकि जर्मनी से पहले इन्होंने डिमांड की थी लेकिन जर्मनी ने मना कर दिया था, तो अब चाइना निर्मित वहां पर लगा है। साथ ही कलवरी श्रेणी की बात करें तो मिसाइल सिस्टम जैसे फ्रेंच एक्सोसेट एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम लगा है, MICA एंटी एयर मिसाइल सिस्टम लगा है। दोनों ही पनडुब्बियों में अगर बात करें तो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के तहत ही जो बड़ी क्रूज मिसाइलें हैं उनको लॉन्च किया जाता है। जैसे अरिहंत श्रेणी की जो आपको पनडुब्बी दिखाई देगी उसमें यह सुविधा आपको मिलती हुई नजर आती है। तो ये दोनों का कुछ कंपेयर था। बात कलवरी श्रेणी की हो रही है तो आपको बता दें कि जो भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम था प्रोजेक्ट 75, उसी के तहत फ्रांस के साथ भारतीय नौसेना का जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत भारत की तरफ से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक पक्षकार था, और इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ उस समझौते के तहत यह तय हुआ कि 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का स्वदेशी रूप से निर्माण किया जाएगा। और उसी के अंतर्गत जो 6 पनडुब्बियां निर्माण की गई थी प्रोजेक्ट 75 के तहत, उसमें INS कलवरी एक थी। साथ ही अन्य जो पनडुब्बियों का निर्माण हुआ उसमें खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि भारत में जिस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों से तुलना हो रही है हंगुर श्रेणी की पनडुब्बियों की, वो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी हुई INS कलवारी श्रेणी की बात हो रही है। अब आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है इसका सही और सटीक जवाब देने की। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पनडुब्बियों की श्रेणी प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कलवारी, ऑप्शन बी करंज, सी वेला या डी अरिहंत। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।